पिछले वीडियो में हमने मूल्यांकन की परिमाणात्मक प्रविधियों के विषय में पढ़ा था। उनमें से एक प्रविधि रह गई है लघु उत्तरात्मक परीक्षाएं। तो आज इस पार्ट 4 में हम शॉर्ट आंसर टाइप एग्जामिनेशंस के विषय में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधियों के विषय में भी जानेंगे। लघु उत्तरात्मक परीक्षाएं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं। लघु उत्तरात्मक परीक्षाओं में लघु या छोटे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। इनका उत्तर छात्रों को लघु रूप में देना होता है, शॉर्ट रूप में देना होता है। जो आपके शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, वही होते हैं ये। इन परीक्षणों का उद्देश्य कम समय में छात्रों की जानकारी, ज्ञान, नॉलेज, योग्यताओं, एबिलिटीज और समझ, अंडरस्टैंडिंग की अधिकतम मात्रा का परीक्षण करना होता है। कम समय में छात्रों की ने जो भी ज्ञान अर्जित किया है, जो भी योग्यता उनके अंदर आई है और जो भी समझ उस ज्ञान की उनके मस्तिष्क में है, उसी का आकलन करना होता है इन प्रश्नों के माध्यम से। लघु उत्तरात्मक परीक्षाओं में छात्रों की तथ्यात्मक फैक्चुअल जानकारी यथा तारीख, नाम, स्थान आदि के परीक्षण के लिए उपयोगी माना गया है। इसमें छात्रों की स्मृति का अधिक महत्व होता है। इस तरह की परीक्षाओं में लघु उत्तरीय परीक्षणों के अतिरिक्त अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट आंसर प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग भी विज्ञान या अन्य विषयों के शिक्षण में किया जाता है, जिनमें छात्रों को बिल्कुल सही पिन पॉइंटेड उत्तर देना होता है। जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें छात्रों को बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देना होता है, जिसको हम पिन पॉइंटेड कहते हैं। लघु उत्तरात्मक शॉर्ट आंसर परीक्षाओं में छात्रों को प्रश्नों के उत्तर शब्द सीमा उनकी निर्धारित की जाती है। जैसे 50 शब्दों में इसका उत्तर दीजिए या 100 शब्दों में, 150 शब्दों में, अलग अलग तरह का पैटर्न होता है, जहाँ पर इनको उसी पैटर्न के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इनके उदाहरण हैं, जैसे इस तरह के प्रश्नों के उदाहरण हैं। पहला है लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है इसमें, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखिए। दूसरा उदाहरण, डीएनए तथा आरएनए में 3 अंतर बताइए। तीसरा उदाहरण है, प्राथमिक तथा द्वितीयक सेलों में क्या अंतर है। चौथा उदाहरण है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात हम कर रहे थे, उनके एग्जाम्पल्स हैं। सपोज करिए पहला एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली का पूरा नाम लिखिए। एसआई प्रणाली का पूरा नाम बताइए। नाभिक में पाए जाने वाले 2 मौलिक कणों के नाम बताइए। डीएनए का पूरा नाम लिखिए। मतलब एक शब्द इनका आंसर होता है या 1 वर्ड वाले आंसर होते हैं ये। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधियां। अभी तक हम पिछले वीडियो में और इसमें हमने अभी तक परिमाणात्मक प्रविधियां थी मूल्यांकन की, उनकी बात की थी। अब हम मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधियों, क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन की चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले है अवलोकन प्रविधि, ऑब्जर्वेशन टेक्निक। विभिन्न विषयों में या कह लीजिए विज्ञान का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। इनमें अवलोकन या निरीक्षण द्वारा छात्रों की उपलब्धियों के विषय में साधारण जानकारी मिल सकती है। बालकों की संवेगात्मक स्थिरता, मानसिक परिपक्वता तथा सोचने के तरीकों में यथार्थता की जानकारी कक्षा में प्रतिदिन निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन द्वारा प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन उसके प्रश्न हल करने की क्रिया के निरीक्षण या अवलोकन से भी किया जा सकता है। अवलोकन द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के गुणों जैसे आत्मविश्वास, चिंतन, विवेक, कल्पना, तर्क, सूझ, भावात्मक विकास आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह प्रविधि छोटे बच्चों के मूल्यांकन के लिए अधिक उपयोगी है। उच्च कक्षाओं के छात्र स्वयं आत्मनिरीक्षण के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रविधि के द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े एवं सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती हैं। पीवी यंग है एक शिक्षाविद। वो कहते हैं, अवलोकन आँख के द्वारा विचारपूर्वक किया गया अध्ययन है, जिसको सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्था के साथ साथ संपूर्ण का निर्माण करने वाली
पृथक इकाइयों का सूक्ष्म निरीक्षण करने की एक प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मोजर दूसरे शिक्षाविद हैं, ने स्पष्ट किया है कि अवलोकन का अर्थ कानों और वाणी की अपेक्षा आँखों का प्रयोग करना है। अवलोकन कितने किस्म का होता है? टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अवलोकन निम्न तरह का हो सकता है, जैसे नियंत्रित अवलोकन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, यह नियंत्रित तथा निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है। अनियंत्रित अवलोकन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, यह अनियंत्रित तथा अनिश्चित परिस्थितियों में किया जाता है। बाह्य अवलोकन, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन, यह किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। आंतरिक या स्वप्रेरित अवलोकन, इंटरनल और सेल्फ मोटिवेटेड ऑब्जर्वेशन, इसमें व्यक्ति को स्वयं अपना विवरण देने को कहा जाता है। निर्देशित अवलोकन, डायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन, यह पहले से तैयार की गई सूची के आधार पर नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। अनिर्देशित अवलोकन, नॉन डायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन, यह अनियंत्रित तथा अनिश्चित परिस्थितियों में किया जाता है। स्वाभाविक अवलोकन, नेचुरल ऑब्जर्वेशन, इसमें बालक के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों का निरीक्षण स्वाभाविक ढंग से किया जाता है। प्रमापीकृत अवलोकन, स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जर्वेशन, इसमें बालक को विशेष परिस्थितियों में कुछ प्रमापीकृत निष्पादन परीक्षाएं दी जाती हैं। उपपत्ति फाइंडिंग ऑब्जर्वेशन, इसमें अवलोकनकर्ता केवल उन्हीं परिस्थितियों का अवलोकन करता है जिनके लिए उसे कहा जाता है। सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसमें जिस बालक या समूह का अवलोकन होता है, अवलोकनकर्ता उस समूह में एक अनजान स्ट्रेंजर की भांति सहभागी होकर अवलोकन करता है। असहभागी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसमें अवलोकनकर्ता किसी ऐसे स्थान पर बैठकर या छिपकर अवलोकन करता है जहां से वह उस समूह की सभी गतिविधियों का अवलोकन कर सके। अब आपने अवलोकन के विषय में जाना, अवलोकन के विषय में विभिन्न प्रकार के अवलोकन को समझा। अवलोकन में रिसर्च में भी अवलोकन का बड़ा महत्व होता है। रिसर्च वगैरह में भी रिसर्चर किसी समूह का अगर उनको अवलोकन करना होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखना होता है, जैसे मान लीजिए जनजातियों के विषय में अगर उसको अध्ययन करना है, स्टडी करनी है अपनी, तो वो या तो उनसे मिल करके उनके परमिशन से उनके समूह में कुछ महीनों रहता है और उनकी रीति रिवाजों का अवलोकन करता है, उनके खान पान, उनकी संस्कृति का अवलोकन करता है, गंभीरता के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ करता है। कभी कभी वो अगर कोई समूह बुरा मान जाता है तो वहाँ पे बिना बताए भी अवलोकन होता है, चुपचाप ऐसी स्थितियों में प्रतिभाग करके और बिना किसी को पता चले कि वो अवलोकन करने के लिए आया हुआ है, तो किसी के समूह में ऐसे ही जा करके तो वहाँ पे वो उनकी सारी गतिविधियों को बारीकी से देखता है, अवलोकन करता है और अपने आंकड़े एकत्रित करता है। तो अवलोकन का रिसर्च में भी बहुत अधिक महत्व है। अब दूसरा है आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। इस अभिलेख के आधार पर विद्यार्थियों के संबंध में सामान्यीकरण किया जा सकता है और निर्देशन में से प्रयुक्त किया जा सकता है। इस अभिलेख में छात्रों के व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं तथा कार्यों का वर्णन किया जाता है। निरीक्षणकर्ता बालकों की रुचियों तथा दृष्टिकोण को उत्पन्न करने वाले कारकों या घटकों, फैक्टर्स का उल्लेख करता है। इसके द्वारा बालक के सामाजिक गुणों तथा समायोजन का अध्ययन किया जाता है। और अब तीसरा है जांच सूची, चेक लिस्ट। जांच सूची का प्रयोग बालक की अभिरुचियों, अभिवृत्तियों, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड से रिलेशन है इसका, तथा भावात्मक पक्ष की जांच के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से किसी विशिष्ट गुण या विशेषता की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का पता लगाया जाता है। जांच सूची में कुछ कथन दिए होते हैं, उन कथनों के संबंध में बालक को हाँ या यस या नहीं या नो में उत्तर देना होता है। इस सूची का निर्माण करते समय उद्देश्यों की स्पष्टता पर ध्यान रखना चाहिए, अर्थात किस उद्देश्य को मापने के लिए इस सूची का निर्माण किया गया है, तो वो उद्देश्य को ही मापना चाहिए, अर्थात वैधता होनी चाहिए। उद्देश्य
क्लियरली मापा जाना चाहिए। इस सूची के निर्माण के समय इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक कथन को किसी विशिष्ट उद्देश्य का मापन करना चाहिए। हर कथन कोई न कोई उद्देश्य को मापन करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसमें इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए पहला है, क्या आप दैनिक पाठ योजना निर्माण में रुचि लेते हैं? जवाब देने वाला कह सकता है हाँ या नहीं। क्या आप शिक्षण करने में आनंद की अनुभूति करते हैं? हाँ या नहीं। ये जो 2 प्रश्न हैं ये शिक्षण अभिवृद्धि को मापने का कार्य कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चौथा जो टेक्निक है, चौथी टेक्निक साक्षात्कार, गुणात्मक मूल्यांकन की चौथी जो टेक्निक है वो है साक्षात्कार, इंटरव्यू। साक्षात्कार मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसमें मूल्यांकनकर्ता अभ्यर्थी के सामने फेस टू फेस बैठकर तथ्यों का संकलन करता है। साक्षात्कार में व्यक्ति का व्यक्तित्व से संपर्क होता है तथा इसका एक विशेष उद्देश्य होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रविधि है जिसकी सहायता से बालक के संबंध में यथार्थ तथा विश्वसनीय सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। गुडे एवं हैट के अनुसार साक्षात्कार मौलिक रूप से एक सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। द इंटरव्यू इज फंडामेंटली अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरैक्शन। जॉन डॉर्ले के अनुसार साक्षात्कार को उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप के रूप में परिभाषित किया गया है। तो साक्षात्कार, जैसे बहुत जगह साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी जाते हैं, वहाँ साक्षात्कार होता है तो फेस टू फेस वो बातचीत करते हैं। इंटरव्यू जिसे आप कहते हैं वही है ये। साक्षात्कार मुख्य रूप से निम्न प्रकार का होता है। पहला, कई तरह का होता है साक्षात्कार, जैसे संरचित या नियंत्रित, स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल्ड। असंरचित या अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। व्यक्तिगत, पर्सनल साक्षात्कार, जैसे किसी एग्ज़ाम के बाद आपका IAS में जो निकलते हैं उनका साक्षात्कार होता है, तो पर्सनल किस्म का साक्षात्कार हो सकता है वो, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति का साक्षात्कार होता है। सामूहिक साक्षात्कार, कई बार हम साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल जब लेते थे तो समय की कमी की वजह से 3-4 बच्चों को साथ बुला लेते थे, या एजुकेशन का जब वाइवा होता था प्रैक्टिकल का, तो उसमें भी हम 3-4 बच्चों को एक साथ ग्रुप में बुला लेते थे, तो उसको हम ग्रुप इंटरव्यू भी कह सकते हैं, सामूहिक ग्रुप के रूप में साक्षात्कार। अब 5वां जो गुणात्मक मूल्यांकन का जो प्रविधि है वो है संचयी अभिलेख, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। संचयी अभिलेख क्या होते हैं? सभी विद्यालयों में संचयी अभिलेख के अंतर्गत विद्यार्थियों से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं। जैसे कौन सी सूचनाएं होती हैं? शैक्षिक प्रगति, मासिक परीक्षाफल, उपस्थिति, योग्यता, रुचियों आदि का नियमित आलेख इनमें प्रस्तुत किया जाता है। संचयी अभिलेख अभिभावकों, शिक्षकों तथा संस्था के प्रधानों के लिए अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है, क्योंकि बच्चे की अगर प्रगति देखनी है, बच्चे का कैसा परफॉर्मेंस है विद्यालय में वो देखना है, तो संचयी अभिलेख से भी पता चल सकता है। चाहे वो माता पिता देखना चाहें, चाहे कोई शिक्षक देखना चाहे किसी छात्र विशेष का, या कोई प्रिंसिपल देखना चाहे, तो उसमें से देख सकते हैं। जब विद्यार्थी एक विद्यालय छोड़कर दूसरे में जाता है तो वहाँ उसका यह अभिलेख भी दूसरे विद्यालय में भेज दिया जाता है, जिससे उस विद्यालय के शिक्षक या प्रधानाध्यापक को इस अभिलेख की सहायता से उस छात्र के संबंध में संपूर्ण जानकारी हो जाती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। इसे कार्ड में बना करके भी दिया जा सकता है, फोल्डर में, या बुकलेट के रूप में भी तैयार किया जा सकता है। गुणात्मक मूल्यांकन का जो छठा रूप है या प्रश्नावली, वो है प्रश्नावली, क्वेश्चनेयर। मूल्यांकन में प्रश्नावली का विशेष महत्व होता है। प्रश्नावली एक ऐसी सूची, लिस्ट या प्रपत्र, फॉर्म होता है जिसमें अनेक व्यक्ति अपना मत प्रस्तुत करते हैं। जैसे आपके कॉलेज में भी बीएड वालों से भी कई बार डेटा कलेक्शन के लिए रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं, तो वो क्वेश्चनेयर को ही लेकर के आते हैं, उसी की बात हो रही है। प्रश्नावली शब्दों का एक समूह या सूची होती है। इसमें प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता स्वयं भरता है। इसके प्रश्नों का उत्तर उत्तरदाता द्वारा बिना किसी संकोच का दिया जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं होता है कि जिससे संकोच उत्पन्न हो, और उनकी बातों को भी गोपनीय रखा जाता है। इसके द्वारा
सूचनाएं आसानी से एकत्रित की जा सकती हैं। दूरस्थ स्थानों से डाक द्वारा भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति के विषय या संबंध में सूचनाएं एकत्र करने की यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है। गुडे और हैट ने इसके लिए कहा है, सामान्यतः प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की युक्ति से है। ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें एक प्रपत्र फॉर्म जिसको हम कहते हैं प्रयोग किया जाता है, जिसे सूचनादाता स्वयं भरता है। प्रश्नावली के मुख्य रूप से दो आधार होते हैं, यानी कि दो प्रकार की प्रश्नावलियाँ हो सकती हैं। पहली, प्रश्नों की रचना के आधार पर, तो इसे कहते हैं संरचित एवं असंरचित प्रश्नावली हो सकती है, रचना के आधार पर। दूसरा है प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर, खुली प्रश्नावली हो सकती है, बंद प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली तथा चित्रमय प्रश्नावली। चित्रमय प्रश्नावली पिक्टोरियल क्वेश्चनेयर हो सकता है। अब लास्ट जो प्रविधि है गुणात्मक मूल्यांकन की, वो है क्रम निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। इसे वर्ग क्रम निर्धारण मापनी के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग उच्च कक्षा के बालकों के लिए किया जाता है। कम आयु के छात्रों में निर्णय लेने की शक्ति का अभाव होता है, इसलिए इनके लिए यह अधिक उपयोगी नहीं होती है। वर्ग क्रम मापनी में कुछ कथन दिए जाते हैं, जिनका 3, 5 अथवा 7 बिंदुओं पॉइंट्स तक सापेक्ष निर्णय करना होता है। इसके कथन स्पष्ट तथा विशिष्ट व्यवहारों से संबंधित होने चाहिए। इसमें सूचनादाता अपने उत्तरों को एक क्रम में निर्धारित करता है। इसके उदाहरण हैं, जैसे कथन दिया है, क्या आप विज्ञान के अध्ययन में रुचि लेते हैं? मापदंड, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत अधिक रुचि लेते हैं, अधिक लेते हैं, औसत या सामान्य, कम, बहुत कम। ये 5 बिंदु वाला मापदंड है। जैसे अभी हमने शुरू में कहा 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी। किसमें, जैसे क्या आप सहमत हैं इस बात से, बहुत सहमत हैं, कम हैं, अत्यधिक सहमत हैं, या थोड़ा थोड़ा, या बहुत ही कम। इस तरह से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। तो वो रेटिंग स्केल की ही बात वहाँ पे हो रही होती है। इस प्रकार उत्तरदाता संबंधित कथन को पढ़कर अपने निर्णय को किसी एक क्रम पर चिन्ह लगाकर प्रदर्शित कर सकता है। अगर मान लीजिए, क्या आप विज्ञान के अध्ययन में रुचि लेते हैं, तो आपने कहा बहुत अधिक, तो आप पहले वाले पर चिन्ह लगाएंगे, टिक का, तो अपने उत्तर को प्रदर्शित करेंगे। वर्ग क्रम निर्धारण मापनी 4 प्रकार की होती है। ये निर्धारण मापनी भी 4 प्रकार की होती है। पहली तो है संख्यात्मक, न्यूमेरिकल। इसमें केवल 1, 2, 3 संख्याओं का ही प्रयोग होता है। दूसरी है वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव। इसमें विशिष्ट गुणों या विशेषताओं के संबंध में वर्णन किया जाता है। तीसरी है रेखांकित, ग्राफिकल। इसमें एक रेखा को हुई 3 भागों में या फिर 5 भागों में या 7 भागों में विभाजित करके क्रम निर्धारित किए जाते हैं। चौथा है व्यक्ति से क्रम निर्धारण, मैन टू मैन रेटिंग। इसमें किसी गुण या विशेषता का क्रम निर्धारण विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो आज हमने गुणात्मक मूल्यांकन की प्रविधियों के विषय में पढ़ा। इसके साथ ही मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधियों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। अगले वीडियो में मूल्यांकन की अन्य विधियों के विषय में जानेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद।